बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एंकर हामिद मीर और मोहम्मद मालिक की जानिब से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में दोनों एंकर साहबान को जानलेवा धमकी दी है और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने नादीदा कीमतों के साथ मिलकर अदलिया और मीडिया के खिलाफ साजिश तैयार की है। वो साजिश क्या थी और किन नादीदा क़ुव्वतों की तरफ हामिद मीर और मोहम्मद मालिक ने इशारा किया है और दरख्वास्त में मज़ीद क्या लिखा गया है, सारी तफसीलात आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले बात करना ज़रूरी होगी, आज दहशत गर्दों की जानिब से जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया है, भारत डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस हमले में कैसे मुलविस है, दहशत गर्दों का भारत के साथ क्या ताल्लुक़ था और दहशत गर्दों की तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारतीय कौंसल खानों से क्या हदायत मिल रही थी। इस सारी खबर की तफसील में आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर हमारे पास वक्त बचा तो वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर जो ख़बरें सामने आती हैं, इस हवाले से एक सच्चा वाक़या भी है, वो भी मैं आगे चल के आपको सुनाऊँगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर हमारे पास वक्त बचा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आज दहशत गर्दों की जानिब से कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया। दरअसल ये मनसूबा भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया गया था। तखरीब कारी का ये मनसूबा था और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए और APS जैसा वाक़या दोबारा से रिपीट किया जाए। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस हमले की ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तस्लीम कर ली है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो कलअदम तंजीम है जिसे भारत की सपोर्ट से बनाया गया, भारत के फ़ंड से बनाया गया और जो इसके सरबराहान हैं जिन्होंने ये तंजीम बनाई थी, जिनके नाम हैं बरमदाक बुगटी और हरब्यार मरी, बैरून मुल्क में ये सकूनत अख्तियार कर चुके हैं, पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। तो इन्हें भी भारत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की सपोर्ट हासिल है। अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो सुन रहा था इब्राहिम राजा साहब की, उसमें भी उन्होंने बताया कि इस हमले से पहले जो मनसूबा बंदी की गई थी, उस हवाले से हदायत अफ़गानिस्तान में जो भारतीय कौंसल खाने हैं वहाँ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दी गई थी। और ये भी हक़ाइक़ हैं, आपके सामने हैं, साबित शुदा है कि इस तंजीम का जो मिलिटेंट विंग है उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, खुफिया भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से भारत में ये ट्रेनिंग दी जाती है और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है। और यही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी माजी में पाकिस्तान के शहरियों पर, पाकिस्तान की गैस पाइप लाइन पर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस रही हैं। और इसके साथ साथ चंद साल पहले जो चाइनीज़ एम्बेसी पर हमला किया गया था, उस हमले में भी यही तंजीम मुलविस थी और गवादर में, गवादर पोर्ट पर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर जो हमला किया गया था उसमें भी ये तंजीम मुलविस थी। लेकिन आज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने जहां अपनी जानों का नजराना भी पेश किया, सिक्योरिटी गार्ड्स ने 5 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश किया। लेकिन इन दहशत गर्दों को, 4 दहशत गर्दों को इनके मंसूबे में भारत का मंसूबा नाकाम बनाया गया और स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नहीं होने दिया गया। और अगर ये दहशतगर्द कराची स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हो जाते तो जिस किस्म की तबाही हमने APS में देखी थी कि नहत्ते मासूम बच्चों को वहाँ पर उनका कत्लेआम किया गया, उन पर गोलियाँ बरसाई गई, तो ये दहशतगर्द भी अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हो जाते तो उसी किस्म की तबाही हमें देखने को मिलती जिस किस्म की तबाही हमने APS स्कूल में देखी थी। और सिक्योरिटी ज़राए जो बताते हैं उनसे जो खबर सामने आई है कि ये दहशतगर्द मुकम्मल तौर पर तैयारी करके आए थे और लंबी गेम खेलने के लिए आए थे ताकि ज़्यादा वक्त तक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को वो रख सकें, वहाँ पे लोगों को यरकमाल बना सकें। तो एक बड़ी तबाही का सोचा समझा ये मंसूबा था जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल सपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हासिल थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सलूट करना चाहिए अपने जवानों को जिन्होंने चंद ही मिनटों के अंदर, 8 मिनटों के अंदर इन दहशत गर्दों को जो है वो वहाँ पर हलाक कर दिया और बुज़दिल भारत का मंसूबा नाकाम बना दिया। और यहाँ पर यह जिक्र करना भी ज़रूरी होगा कि भारत इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, भारत का नेपाल के साथ भी फड्डा है, भारत का भूटान के साथ भी फड्डा है, भारत का चीन के साथ भी फड्डा है और पाकिस्तान के साथ भी उसका फड्डा मुसलसल चलता रहता है जब से पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, भारत का वो वाहिद हमसाया है जो भारत की आंख को हमेशा खटकता रहता है। और जब उसने सोचा कि वो 3 महाज पहले खोल चुका है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर वो महाज खोलता है तो
मुश्किलात भारत की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो उसने ये उसने भारत ने ये तखरीब खारी का मंसूबा अपनी खुफिया एजेंसी रा के ज़रिए बनाया था। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान के जवानों ने यह मंसूबा नाकाम बनाया है, भारत के इस मंसूबे को नाकाम बनाया है, जिस पर हमें अपने जवानों को जो है वो सल्यूट भी करना चाहिए। और जिन लोगों ने जामे शहादत नोश किया उनके वुरसा के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए और अपने शोधा के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। वैसे तो शहीद जो होता है वो कभी मरता नहीं, हमेशा ज़िंदा रहता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हम इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि एंकर हामिद मीर और मोहम्मद मालिक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में क्या दरख्वास्त दायर की गई है। नाज़रीन, आपको याद है कि जो वीडियो स्टेटमेंट आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से जारी किया गया था, उसमें अदलिया का भी जिक्र किया गया था, उसमें शरीफ ख़ानदान का जिक्र भी किया गया था, उसमें ज़रदारी ख़ानदान का भी जिक्र किया गया था, और उसमें एंकर साहबान का भी जिक्र किया गया था। और उसमें बात जो की गई थी, उसमें यही बात की गई थी कि जो करप्शन है, जो करप्शन में मुलविस लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसा कानून होना चाहिए कि उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाए और वहाँ पर उन्हें सज़ा के बाद फौरी तौर पर जो है वो सज़ा सुना दी जाए, उनको गोलियाँ मार दी जाएँ। लेकिन जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जिस तरह का तरीका अख्तियार किया गया, उस पर एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन जो वो बात कर रहे थे वो मेरे ख्याल से, मैं उनकी बात को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहता हूँ, अपनी बात कह देता हूँ कि ऐसा कानून पाकिस्तान में ज़रूर होना चाहिए कि पाकिस्तान में करप्शन में मुलविस जो भी शख्स हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा अमीर हो, तो ऐसा कानून पाकिस्तान में ज़रूर होना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान की मईशत के लिए नासूर बन चुके हैं, उन्हें फौरी तौर पर सज़ाएँ दी जाएँ। लेकिन जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा में, और जो बात की गई थी कि ऐसे लोगों को चौक पर खड़े करके जो है वो गोली मार देनी चाहिए, तो इस बात का जवाब बनाते हुए हामिद मीर साहब ने और मोहम्मद मालिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है। एक तो उनकी जानिब से अपनी दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा है, इसने नादीदा कुव्वतों के साथ मिलकर ये साजिश तैयार की। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि जब नादीदा कुव्वतों की पाकिस्तान में बात की जाती है तो ये इशारा होता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की तरफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ, और ख़ास तौर पर ISI की तरफ। तो इसमें यह कहा गया है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने, जिसमें ये वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें एडिशन की गई, एडिट किया गया, और जो इस वीडियो के बनाने वाले हैं, उनका मकसद ये था कि अदलिया और मीडिया के ख़िलाफ़ ये साजिश तैयार की गई। और मकसद ये था इस साजिश का कि आवाम को मीडिया के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ जो है भड़काया जाए, और हमारे ख़िलाफ़ भी जो है वो भड़काया जाए, और आवाम में गम और गुस्सा इन इदारों के ख़िलाफ़ पैदा किया जाए। और वो ये भी कहते हैं कि इस वीडियो का मकसद ये भी था कि हम दोनों एंकर जो अदलिया की आज़ादी और मीडिया की आज़ादी की सपोर्ट करते हैं, इस सपोर्ट को रोका जा सके। और ये भी कहा गया इस दरख्वास्त में कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने नादीदा हाथों के साथ मिलकर ये साजिश तैयार की, और हमें इस वीडियो में बराह रास्त जो है वो धमकियाँ दी गई हैं। और उसमें यह भी कहा कि वीडियो बनाने के बाद इसको एडिट किया गया और मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए ये शेयर किया गया ताकि नाज़रीन को हमारे ख़िलाफ़ जो है वो भड़काया जा सके। और ये भी कहा कि इस वीडियो के ज़रिए ना सिर्फ हमें धमकियाँ दी गई, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिससे आवाम को उकसाया गया, आवाम को तशद्दुद पर उकसाया गया, और को दहशतगर्दी जैसा इक़दाम जो है वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने जो है वो एडॉप्ट किया, और इसके ज़रिए हमारी जो साख है उसको भी मुतासिर करने की कोशिश की गई। और इसमें यह भी कहा गया है कि एंकर हामिद मीर, जिन पर माजी में भी हमला हुआ था, उन पर गोलियां लगी थीं, लेकिन अल्लाह के फजल से वो बच गए थे। लेकिन आगे चल के दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि इस किस्म की धमकी जो हुकूमती वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं फ़याज़ उल हसन चौहान, उनकी जानिब से भी एक वीडियो स्टेटमेंट में जारी की गई थी। और ये भी कहा गया है कि हामिद मीर ने इस मामले पर FIA से भी रब्ता किया गया था, लेकिन FIA ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया, और कोई एक्शन ना लेकर FIA ने उन लोगों को सपोर्ट किया है, उन लोगों को हौसला अफजाई की है जो इस किस्म का इक़दाम करते हैं या इस किस्म की वीडियो बनाते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक है, और इस हवाले से हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। और इस मुकदमे में जो वकील किया गया है वो जहांगीर जदून साहब हैं, जिनकी खिदमात इन दोनों एंकर साहबान ने हासिल की है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें की गई हैं दोनों एंकर साहबान की जानिब से दरख्वास्त में कि हम कानून की हुक्मरानी पर और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। 30 साल से हम सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके हैं, लाखों की तादाद में हमारी फ़ैन फॉलोइंग है, और नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर बतौर सहाफ़ी हमारी अच्छी खासी पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वीडियो के ज़रिए माशरे में जो हमारी इज़्ज़त है, जो हमारा वक़ार है, उस साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई।
اور یہ بھی کہا گیا ہے عدلیہ کو کہ ہم اپنے کالم کے ذریعے، ہم اپنے ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کا بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مثبت اوپینین جو ہے وہ ایز اے اوپینین میکر عدلیہ کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آغا افتخار الدین مرزا نے جو ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس سے ہمارا براہ راست تعلق ہے، لہٰذا اس مقدمے میں ہمیں بھی فریق بنایا جائے، یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے حوالے سے جو روزانہ کی بنیاد پر خبریں سامنے آتی ہیں، ایک تو آج حامد میر صاحب کی جانب سے ایک کالم بھی لکھا گیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اور نون لیگ کے ایم این ایز نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور یہ بتایا گیا ہے اس کالم میں حامد میر صاحب اپنی بات نہیں کر رہے بلکہ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی کو کوٹ کر رہے ہیں، اور ان کا تعلق غالباً جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہے۔ اور کل جب وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اشارہ دیا گیا اس میں جنوبی پنجاب کے اراکین اسمبلی سے بھی ملاقات کی گئی تھی اور ان اراکان میں وہ شخص بھی شامل تھے، اور وہ حامد میر صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ دے دیں، آپ کا اس پر کیا مشورہ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نون لیگ سے بھی رابطہ کیا کہ ہم جو ہے وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن آج بجٹ حکومت نے پاس کر لیا، کثرت رائے سے حکومت نے بجٹ پاس کیا ہے، 160 ووٹ ملے ہیں اور اپوزیشن کو 119 ووٹ ملے ہیں۔ لیکن بات کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 ووٹ جو ہے وہ 22 ووٹ جو ہے وہ حکومت کو کم ملے ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ اپوزیشن کی سٹرینتھ بھی 160 کی ہے تو اپوزیشن کو بھی 119 پڑے ہیں، تو اپوزیشن کی بھی 41 کی سٹرینتھ کم ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اور نون لیگ کے بندے اس ملاقات میں حامد میر کو یہ کہتے ہیں کہ بجٹ تو ہم پاس کروائیں گے، لیکن بجٹ کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اصل گیم شروع ہوگی۔ اس حوالے سے نون لیگ نے جو ہے وہ ان ارکان کو گرین سگنل دیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو قصہ سناؤں گا، جب سابق صدر پرویز مشرف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا اور وہ بیرون ملک چلے گئے، اور بیرون ملک جانے کے بعد جب دوبارہ واپس آئے تو مسلم لیگ نواز کی حکومت نے، نواز شریف نے ان کا نام ECL پہ ڈال دیا، اور ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا رہا تھا، اور پھر 2013 میں ان کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا، 2016 میں ان کا نام جب ECL سے نکال دیا گیا تو سابق صدر پرویز مشرف جو ہے وہ بیرون ملک علاج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک صحافی ہیں، اینکر ہیں، ان کا اپنی نیوز چینل بھی ہے، ان کا نام بھی بتا دیتے ہیں، SK نیازی صاحب، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ دیکھیں جی، ہم نے 3 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو سابق صدر پرویز مشرف ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہیں گے بلکہ پاکستان سے وہ چلے جائیں گے، بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے۔ تو 3 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری جو 3 سال پہلے دی ہوئی خبر تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ اسی طرح سے وزیر اعظم عمران خان کو روز وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے حوالے سے خبریں سامنے آتی ہیں، لیکن وہ اسی طرح کی خبریں ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا اس واقعے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق